कक्षा 10वीं समकालीन भारत और विश्व इतिहास, ठीक है। इसमें हमें ये 20 अंक की इकाई है पूरी टोटल समकालीन भारत और विश्व में इतिहास में 20 अंक का बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। इसी के तहत कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान में आज हम बात करने वाले हैं अध्याय 1 खंड 1 घटनाएं और प्रक्रिया, जो कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये लिखा हुआ है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। बोर्ड परीक्षा में यह अध्याय 2 अंक का हो सकता है, मैंने आपको पहले व्यू में भी बताया 2 अंक का है। 2 अंक में हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या परीक्षा में आता है और कैसे इस अध्याय को हमको तैयारी करना है। तो 2 अंक में हमने देखा कि क्या हो सकता है, या तो 2 अंक के 2 वस्तुनिष्ठ हो सकते हैं, सत्य सत्य हो सकता है, खाली स्थान हो सकता है। वस्तुनिष्ठ के 5 प्रकार होते हैं, ठीक है, चाहे विकल्प में आ जाए, चाहे सत्य सत्य में आ जाए, चाहे सही जोड़ी में आ जाए, चाहे एक वाक्य के उत्तर में आ जाए, किसी में भी आ सकते हैं। तो 2 प्रश्न, या तो 1 अंक वाले 2 प्रश्न हो सकते हैं, ठीक है, 1 अंक वाले 2 प्रश्न हो सकते हैं, या 2 अंक वाला 1 प्रश्न। क्लियर है? तो आइए हम इस पाठ को तैयारी करें कि यूरोप में राष्ट्रवाद, हमने पहले ही बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? यूरोप में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध भी यूरोप में हुआ था। अब हम यूरोप में पढ़ते हैं, जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि फ्रांस की क्रांति, ठीक है, लुई 16 के बारे में आपने पढ़ा होगा फ्रांस के इसमें, तो उसी से संबंधित ये अध्याय है। तो देखते हैं इस अध्याय में क्या क्या है। आप सबसे पहले इस पिक्चर को देखिए, घटना और प्रक्रिया में ये देखिए। इस पिक्चर को देखते हुए क्या क्या लग रहा है कि जनता परेशान है, ठीक है, अलग अलग चित्र दिख रहे हैं। कोई ये देखो दिख रहा है ना, जनता परेशान है, कुछ आज़ादी के लिए कोई परेशान है, लग रहा है ना। तो आगे देखिए इस पिक्चर के देखिए, ठीक है, ये पूरा पिक्चर में आपने देखा होगा, ये देखिए अलग अलग पिक्चर में दिख रहा है। देखो कैसे दिख रहा है, कोई राजा दिख रहा है, कहीं जनता दिख रही है ना, इस पिक्चर के माध्यम से। तो आइए हम आगे देखते हैं इसमें है क्या क्या। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ये यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय में अलग अलग, देखिए ये जनता दिख रही है, जनता अपनी आज़ादी के लिए राजा के पास जा रही है ना। ये देखिए परेशान है, उग्र हो रहे हैं ना, ये देखिए पूरे आंदोलन कर रहे हैं। तो राष्ट्रवाद की भावना कब आती है? जब जनता परेशान हो जाती है, राजा से परेशान हो जाती है, तो क्या करती है कि देश को बचाने के लिए, यदि कोई राजा अन्याय कर रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए जनता एक साथ हो रही है, देखो एकता हो रही है और वो आज़ादी के लिए कर रही है। देखिए तो यहाँ से बात करते हैं, ये चित्र किसने बनाया था? ये बनाया था फ्रेडरिक साइमन। कितने चित्रों की श्रृंखला बनाई थी? 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई। ये देखिए चित्र में 4 श्रृंखला दिख रही है, 1 2 3 और इधर 4 चित्रों। अब बात प्रश्न पहला यहाँ से आता है कि फ्रेडरिक साइमन कौन थे? खालिस्तान में भी आ सकता है, एक वाक्य में भी आ सकता है, या 2 अंक में भी आ सकता है। आप प्रश्नों को नोट करते जाएंगे रफ कॉपी में, जो मैं कह रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग हम उत्तर भी तैयार करेंगे। तो पहला प्रश्न बना कि फ्रेडरिक साइमन कौन थे? तो फ्रेडरिक साइमन फ्रांस के रहने वाले थे, उन्होंने एक चित्रकार थे और उन्होंने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई। तो 3 चीज़ें याद हो गई अपने को, फ्रेडरिक साइमन फ्रांस के रहने वाले थे, एक चित्रकार थे और उन्होंने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई। फ्रेडरिक साइमन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये लिखा हुआ है फ्रेडरिक साइमन। ये देखिए इसमें लिखा है फ्रांस के रहने वाले थे, फ्रांसीसी कलाकार थे जिन्होंने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। और कब बनाई थी? 1848। ये भी लिख नोट है। कभी खालिस्तान में पूछ लिया कि फ्रेडरिक साइमन ने 4 चित्रों की श्रृंखला कौन से सन में बनाई थी, तो याद होना चाहिए ना कब बनाई थी? 1848 में। तो फ्रेडरिक साइमन से 4 ऑब्जेक्ट बन गए। जैसे फ्रेडरिक साइमन आया, फ्रांस के निवासी, दूसरा चित्रकार, तीसरा 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। और कब बनाई थी? 1848। ये देख रहे हैं। आगे देखते हैं हम आगे। तो इसमें पहला ही इसमें पेज में पहला एक शब्द आया, निरंकुशवाद क्या है। दूसरा प्रश्न हमारा क्या बना? पहला प्रश्न बना था फ्रेडरिक साइमन कौन थे, दूसरा प्रश्न क्या बना? निरंकुशवाद क्या है। देखिए क्या है, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुशवाद कहते हैं। यानी शासन का जनता पर कोई अंकुश ना हो। सीधी परिभाषा, निरंकुशवाद किसे कहते हैं? शासन का जनता पर कोई अंकुश ना हो, उसे निरंकुशवाद कहते हैं। याद हो जाएगा निरंकुशवाद किसे कहते हैं, है ना। देखिए इसमें लिखा है सरकार या शासन की व्यवस्था का सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश ना हो, यानी सत्ता पर कोई अंकुश ही नहीं, सब राजा अपनी मर्जी से कर रहा है, हर प्रजा अपनी मर्जी से कर रहा है। तो क्या अपनी मर्जी से देश चल सकता है क्या? तो शासन कैसी हो जाता है? निरंकुश हो जाता है, किसी का कोई सत्ता पर कोई अधिकार। तो निरंकुशवाद किससे कहते हैं कि सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश ना हो। यहाँ से अपन याद रखते हैं, सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश ना हो उसे निरंकुशवाद कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्लियर हुए। पहला फ्रेडरिक साइमन कौन था, दूसरा निरंकुशवाद क्या है। आगे देखते हैं
ये देखिए, हाँ ये था, ये रेनन की बात आई थी, राष्ट्र क्या है, उन्होंने बताया था भाजपा। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि अर्नेस्ट रेनन कहाँ के दार्शनिक थे, कहाँ के दार्शनिक थे, तो कहाँ के दार्शनिक थे, फ्रांस के दार्शनिक थे। ठीक है, इन्होंने ये बताया है। देखिए आगे देखते हैं इसमें। उसके बाद आता है नया प्रश्न आया, जनमत संग्रह क्या है। देखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, आजकल बोर्ड परीक्षा में किताब के अंदर से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। जनमत संग्रह क्या है, ये प्रश्न आया। तीसरा प्रश्न हमारा क्या बना, जनमत संग्रह क्या है। देखो, जनमत, जन यानी लोग, मत यानी विचार, एक विचारधारा के लोग, संग्रह यानी बहुत सारे लोग। तो यहाँ क्या कहता है जनमत संग्रह, जनमत संग्रह का मतलब एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। तो यहाँ पर अपन सरल शब्दों में कहूँगा, लोगों का संगठन, लोगों का समूह जो किसी प्रस्ताव को स्वीकृति और अस्वीकृति देने के लिए तैयार होते हैं। या तो बोलेंगे हमको ये कानून नहीं मानना है तो अस्वीकृति हो गई, और हमें ये कानून मानना है तो क्या होगा, स्वीकृति हो गई। तो दोनों के लिए तैयार होते हैं, स्वीकृति के लिए भी और अस्वीकृति के लिए, उसे जनमत संग्रह कहते हैं। याद हो गया, जनमत संग्रह किसे कहते हैं, जनता या लोगों का ऐसा समूह जो किसी प्रस्ताव को पास करने की स्वीकृति या अस्वीकृति देता है, उसे जनमत संग्रह कहते हैं। क्लियर है। तो प्रश्न कितने हो गए, तीनों प्रश्न हमारे फाइनल है। मैं आपसे पूछूंगा फिर बाद में, आगे देखते हैं। उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार पर क्या क्या बातें आई है इसमें। तो देखिए, आपने पहले ही पढ़ा था ये पंचांग, देखिए ये आता है एक जर्मन पंचांग। तो यहाँ पर आता है सबसे पहले कि पंचांग किसे कहते हैं, पंचांग किसे कहते हैं। तो पंचांग क्या है, पंचांग एक ऐसा कैलेंडर है जो क्या करता है, हमें सूर्य, चंद्रमा, ज्वार भाटा की दैनिक गतिविधियों को जानकारी देता है, उसे क्या कहते हैं, पंचांग। पंचांग याद होगा, पंचांग क्या है, कैलेंडर है जो दैनिक गतिविधि के अलावा सूर्य, चंद्रमा, ठीक है, ज्वार भाटा है ना, कि अन्य गतिविधियों की जानकारी वाला कैलेंडर को पंचांग कहते हैं। चलिए, अब ये प्रश्न कभी कभी ऐसा हो जा सकता है कि बास्किन में क्रांतिकारी भीड़ के देखिए एड्रास वियतनाम में कई पत्रकार थे, ठीक है, इन्होंने डिजाइन बनाई थी पंचांग। आगे देखिए, उसके बाद ये देखिए, इस चित्र में देखिएगा कि क्या क्या देश दिख रहे हैं। कि ये देखिए छोटे छोटे नार्वे, आपको पता है नार्वे 2011 में सबसे विकसित श्रेणी में आया था देश, याद रखना 2011 अपने अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे, नार्वे सबसे ज्यादा विकसित देश। ये नार्वे देखिएगा, ये आयरलैंड, छोटे छोटे यूरोपियन देश है, ये साम्राज्य बता रहा है। देखिए नेपोलियन की बात आई थी। अब इस पिक्चर में देखिए कैसे परेशान हो रहे हैं लोग आज़ादी के लिए, राजा अलग दिख रहा है, राजा के लोग देखो कैसे मारते कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्वतंत्रता की भावना आई, कहाँ आई थी, जर्मनी ने स्वतंत्रता की भावना के लिए एक पेड़ बना रहे, चित्र बनाए, ठीक है। चलिए, ये चित्रकार के जर्मन चित्रकार कार्ल कैप्सर द्वारा बनाया गया चित्र था। प्रश्न ये आ सकता है कि स्वतंत्रता के लिए वृक्ष का रोपण पिक्चर ये किसने बनाया है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। ये वाला पिक्चर आया था, कभी कभी परीक्षा में ऐसा आता है कि ये पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखा, एक डाकिया दिखा है ना, डाकिया क्या कर रहा है, डाक ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ नेपोलियन को 1813 में जो लाइसेंस की लड़ाई हारकर फ्रांस से लौटते हुए डाकिया के रूप में बताया गया। देखिए ये कौन है, नेपोलियन। प्रश्न ये आ सकता है इस चित्र को देखकर कि ये कौन है, क्या नाम दे दी तो अपने को पिक्चर याद रहेगा, नेपोलियन का चित्र डाकिया डाक जाते हुए याद रहेगा ना, ये पिक्चर को आप जरूर ध्यान दीजिएगा। आगे आता है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ। तो देखिए नेपोलियन का इटली पर हमला, शुरुआत, नेपोलियन का पतन, वियना संधि, ये पूछा जाता है, वियना संधि कब हुई थी। तो वियना संधि 1815 में हुई। याद हो जाएगा वियना संधि कब हुई थी, 1815 में, याद हो जाना चाहिए। आगे देखते हैं ये। उसके बाद कुलीन वर्ग और मध्यम वर्ग धीरे धीरे विकसित होने लगे। उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे, इसमें दिया हुआ है कि उदारवाद कैसे आया, लोगों के मन में किस प्रकार की भावना आई, तो हम इस अध्याय में देख रहे हैं। अब यहाँ पर आता है ये जर्मन के एक विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर ये थे, है ना, फ्रेडरिक लिस्टलिन। हाँ ये देखिए, अगर एक कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता है तो इसकी मीटर की लंबाई इतनी बताई है, इसमें अलग अलग बताया कि कितने लंबाई, कपड़े मापने की इकाई ये ले, आपने पढ़ा है ना, कपड़े मापने की इकाई क्या थी, ये ले को याद रखिएगा। हाँ
उसके बाद आता है 1815 में के बाद क्या रूढ़िवाद, ये देखिए। तो अगला प्रश्न नोट करें, रूढ़िवाद क्या है। ये वाले प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। रूढ़िवाद किसे कहते हैं? तो क्या है रूढ़िवाद? ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा, स्थापित संस्थाओं और रीति रिवाजों पर जोर देता है, है ना, और तेज बदलाव की बजाय क्रमिक धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। तो रूढ़िवाद क्या है? रीति रिवाज, परंपरा को बढ़ाने वाली परंपरा। अपन ने पढ़ा है कि रूढ़िवाद क्या है? रीति रिवाज, परंपरा को बढ़ाने वाली परंपरा जो धीरे धीरे बढ़ती है, एकाएक बढ़ती है नहीं बढ़ती। तो रूढ़िवाद आप लोग किसे कहते हैं? रूढ़िवाद किसे कहते हैं? रीति रिवाज, परंपरा को पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाने को रूढ़िवाद कहते हैं। और यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, क्रमिक होती है। यह प्रक्रिया कैसी होती है? क्रमिक होती है। तो रूढ़िवाद याद हो गया हमें फाइनल। हमारा कितने प्रश्न तैयार हुए? कितने हुए? 4। पहला प्रश्न फ्रेडरिक सायरो कौन था। दूसरा प्रश्न हमने निरंकुशवाद किसे कहते हैं, उसको पढ़ा। तीसरा हमने रूढ़िवाद के बारे में पढ़ा। ये हमारे प्रश्न तैयार होते जाना चाहिए। आगे देखते हैं। ये देखिए, मैंने आपको बताया था 1815 में वेरना संधि, ये आपका ध्यान रखिएगा। ये देखिए, चिंतकों के लिए बनाए गए पिक्चर भी ज्यादा हमको समझ में आ रहा है। क्रांतिकारी मैसनी अपन ने पढ़ाया। ये देखिए, जो पेसनी मैसनी, ये इसने की थी यंग यूरोप की स्थापना। खालिस्तान में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? आया था ना यंग यूरोप। ये देख लीजिए भाई अच्छे से, आप नोट करते जाइएगा। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? जुसेप्पे मैसनी। और कब की थी? और वर्णन 1833। ये याद रखिएगा, ठीक है। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी, मैं आपसे चर्चा करूंगा। आगे देखते हैं क्रांतिकारियों का युग में। हाँ, ये वाला खालिस्तान में पूछा जा सकता है कि फ्रांस का प्रथम विद्रोह कब हुआ था। फ्रांस का प्रथम विद्रोह कब हुआ था? 1830 में। याद रहेगा, फ्रांस का प्रथम विद्रोह कब हुआ था? 1830 में। ये खालिस्तान से जोड़ी में पूछा जा सकता है, इसलिए हमें मेन बिंदु को याद रखना है। आगे देखिए, उसके बाद रूमानी कल्पना, रूमानीवाद क्या है, ये वाला प्रश्न भी हमारे सामने आता है। तो देखते हैं कि क्या होता है। ये पिक्चर में हम ज्यादा इसको समझ सकेंगे। ये देख सकते हो आप, ये रूमानीवाद, रूमानी दार्शनिक। ये हाँ, ये वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। गृह बंधुओं का जन्म कहाँ हुआ था? गृह बंधुओं का जन्म कहाँ हुआ था, ये हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। गृह बंधुओं का जन्म की बात करो, देखिए यहाँ पर क्या आता है, गृह बंधुओं का जन्म। ये ठीक है। तो गृह बंधुओं का जन्म कहाँ हुआ था? ये देखिए, जर्मनी में हुआ, जर्मनी के हनाउ शहर में हुआ। गृह बंधुओं का जन्म कहाँ हुआ था? तो गृह बंधुओं का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी के हनाउ शहर में। याद रखना, प्रश्न आता है गृह बंधुओं का जन्म कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था? जर्मनी के हनाउ शहर में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, कृषक विद्रोह, कैसे किसान लोग परेशान थे, कैसे उस पर अत्याचार किया जा रहा था। देखिए, ये सब चीजें इसमें हमें देखने को मिल रही है। ठीक, उसके बाद हम एक बार शब्द हमने पढ़ी थी, उदारवादी आंदोलन पढ़े थे। ठीक है। हाँ, ये देखिए, अगला प्रश्न है नारीवाद क्या है। अगला प्रश्न नोट करें आप लोग, नारीवाद क्या है। तो यहाँ पर नारीवाद की क्या परिभाषा दी है? स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता की सोच आधार पर महिलाओं के अधिकार की हितों का बोध कराना। मतलब क्या है? स्त्री और पुरुषों को समान अधिकार देना, यही है ना नारीवाद। स्त्री और पुरुषों को, स्त्रियों पर तो क्या इतिहास में महिलाओं के साथ अन्याय होता है ना, महिलाओं के साथ अन्याय होता था, उनको समानता का दर्जा नहीं दिया जाता। तो नारीवाद क्या है? स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता। ठीक है। नारीवाद किसे कहते हैं? स्त्री और पुरुषों की, है ना, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समानता का अधिकार नारीवाद कहलाता है। जिसमें नारियों का सभी के समानता का अधिकार मिले, ऐसा भी कह सकते हैं कि नारियों को समानता का अधिकार आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से समानता का अधिकार मिले, उसे नारीवाद कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, नारीवाद के लिए क्या क्या आंदोलन किए। उसके बाद हाँ, ये है, देखो, सेंट पॉल की संयुक्त संसद, ये वाला पिक्चर दिया हुआ है। हाँ, फिर आता है प्रश्न, अगला प्रश्न है विचारधारा किसे कहते हैं? विचारधारा, प्रश्न नोट करते जाइएगा। विचारधारा का मतलब क्या है? एक खास प्रकार के सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि को इंगित करने वाले विचारों का समूह। ऐसे लोगों का समूह जो एक जैसी विचारधारा पर काम करे, सामाजिक और राजनीतिक।
मानने वाले, सामाजिक और राजनीतिक, है ना, एक विचार रखने वालों को विचारधारा कहते हैं। ये हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। जर्मनी और इटली में तो हम देखते हैं कि जर्मनी में किस प्रकार से ये हुआ था, इटली का ये हुआ, इटली में किस प्रकार से, ये देखिए इटली का पिक्चर ये दे रहे हैं मानचित्र में। अब मानचित्र देखो प्रशा, ठीक है, ये देखिए ये सब दिख रहा है कि कहाँ पर कौन सा जर्मन आए थे, कौन से शामिल हुए थे, ठीक है। उसके बाद ब्रिटेन में अजीब दास्तान, हम किसके गुलाम थे आपको पता ही, ब्रिटेन, है ना, यहाँ पे याद होना चाहिए। नया शब्द फिर आया, देखो नर जातिया किसे कहते हैं, नर जातिया, ये प्रश्न आ सकता है क्योंकि अभी आया नहीं है, हो सकता है बोर्ड में इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नर जातिया क्या है, नर जातीय क्या है, नर जातीय एक साझा नस्ली जनजाति या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है। ये कोई नस्ल, जैसे अपने समाज में होती है, आदिवासी समाज के है, ये समाज के है, एक नस्ल है नहीं, तो यहाँ पर एक साझा नस्ल, नस्ल यानी लोग, एक प्रजाति के लोग, जनजाति या सांस्कृतिक उद्गम, ठीक है, या अथवा पृष्ठभूमि जिसे एक समुदाय अपनी पहचान मानता है। अपन बोलते हैं आदिवासी समाज के है, ये समाज के है, ये समाज के, एक अपनी पहचान है ना, ये पहचान क्या कहलाती है, नर जातियाँ कहलाता है। ऐसे समुदाय जो अलग से पहचान रखता हो, सांस्कृतिक पहचान अलग से रखता हो, उसे नर जातीय कहा जाता है। क्लियर है, ये याद हो जाना चाहिए। आगे देखते हैं, ये यूपेसी गेरिबाल्डी कौन थे, ये प्रश्न पूछा जाता है। यूपेसी गेरिबाल्डी कौन थे, कौन थे, इटली के रहने वाले थे। प्रश्न पूछा जाएगा यूपेसी गेरिबाल्डी कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ के रहने वाले थे, इटली के रहने वाले थे। चलिए, और वे कौन थे, एक नाविक थे, नौसेना में काम करते थे, एक नाविक भी थे, इटली के रहने वाले थे, और एक नाविक थे गेरिबाल्डी। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्र की कल्पना में ये रूपक क्या है, ये वाला भी प्रश्न पूछा जाता है कि रूपक क्या है। जब किसी अमूर्त विचार को किसी व्यक्ति या किसी चीज के जरिए इंगित किया जाता है, उसे रूपात्मक कहानी के रूप में कहते हैं। ये प्रश्न भी हमारे इसमें याद होना चाहिए। आगे देखते हैं, ये देखिए अलग अलग पिक्चर बताया प्रतीकों का। ये देखिए जर्मनिया का पिक्चर बताया गया है। हाँ, ये देखिए कैसे बहादुर, ऐसा लग रहा है ना कितने बड़े बहादुर, ये कौन है, जर्मनिया का पिक्चर देखा अपन ने, किसका पिक्चर देखा था, किसका दिखा था, नेपोलियन का पिक्चर देखा, और ये जर्मनिया का पिक्चर, दोनों पिक्चर दिखा दिया। आपको बताना पड़ेगा कि जर्मनिया कौन है या नेपोलियन कौन है, तो अपने को पता होना चाहिए। राइन नदी पर टहला देते हुए जर्मनिया। फिर राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद की बात आती है। आज़ादी के लिए साम्राज्यवाद जो आया, ये देखिए किस प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य का ये हुआ। हाँ, साम्राज्यवाद का ये है 1914 में यूरोप में, ये याद रखिएगा इस पॉइंट को। अब प्रश्न पे बात करते हैं कि टिप्पणी लिखिए, यूपेसी गेरिबाल्डी कौन थे, काबुल भयानक वाले कौन था, यूनानी क्या क्या थी, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो इसमें 2 अंक का है, लगभग हमें 2 अंक की तैयारी हमने कर चुकी है। लगभग हमारे 4-5 प्रश्न अच्छे से हो चुके हैं। पहला, फ्रेडरिक चार्ल्स कौन थे, दूसरा रूढ़िवाद क्या कहलाता है, तीसरा निरंकुशवाद क्या है, चौथा नारीवाद क्या है, पांचवा नवजातीय क्या है, ठीक है, विचारधारा किसे कहते हैं, है ना। ये प्रश्न हमारे तैयार हो गए। अब खालिस्तान में आ सकता है कि फ्रेडरिक चार्ल्स कहाँ के रहने वाले थे, वियना संधि कब हुई थी, ठीक है, और इसी ने कहा था कि जब फ्रांस छिपता है तो पूरे यूरोप में सर्दी होती है। ये किसने कहा था, मेटर ने, याद रखिएगा, जब फ्रांस छिपता है तो यूरोप में सर्दी होती है, ये किसने कहा था, मेटर। तो इस प्रकार से इस अध्याय को हमने पढ़ा कि यूरोप में राष्ट्रवाद की अलग अलग विचारधारा में जर्मनिया को पढ़ा, गेरिबाल्डी को पढ़ा, है ना, फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें हमने इस अध्याय से पढ़ी है। तो आप इतना भी इस वीडियो को देखेंगे तो आपको इस अध्याय की तैयारी आसानी से हो जाएगी। चलिए, धन्यवाद।